हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ठीक होंगे। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के मालवा के पठार के बारे में समझेंगे। मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है उसकी अवस्थिति क्या है और उसके सभी क्षेत्र के बारे में आज हम दृष्टि डालेंगे। तो इसके सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल आप समझें। क्षेत्रफल और आप समझ लें कि ये जो मालवा का पठार है इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले हमें देखने को मिलते हैं। इतने में आप समझ जाएंगे। तो जो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 88,222 वर्ग किलोमीटर। 88,222 वर्ग किलोमीटर। फिर इसके बाद हम इसकी स्थिति के बारे में समझते हैं। तो इसकी स्थिति क्या है। इस पठार की जो स्थिति है वो मध्य भारत के पठार के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है और दक्षिण में नर्मदा सोन क्षेत्र स्थित है। इसका जो दक्षिणी भाग है उसके दक्षिणी भाग में सोन और नर्मदा का क्षेत्र स्थित है। यदि आप यहाँ से देखें तो यहाँ से अनूपपुर से लगभग नर्मदा नदी निकली है अमरकंटक से। फिर नर्मदा नदी ऐसी होते हुए जाके खम्भात की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ आप देखें कि जो नर्मदा नदी है वो ये जो मध्य भारत का पठार है या मालवा का पठार है उसकी क्षेत्र या अवस्थिति यहीं पे है। तो इसका जो मालवा का जो पठार है उसके दक्षिण में नर्मदा और सोन क्षेत्र स्थित है। तो ये है नर्मदा नदी और नर्मदा नदी इसके दक्षिण में स्थित है। और आप समझें कि ये जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार यहां से लेके इसकी इतनी अवस्थिति इसके अंतर्गत आती है, हमें देखने को मिलती है। यहां हम लिख सकते हैं मालवा का पठार। इसके बाद आप समझें कि इसका निर्माण कैसे हुआ। इसका जो निर्माण है मुख्य रूप से जो ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है, ज्वालामुखी का उद्गार समझते हैं आप। ज्वालामुखी जब फटता है, विस्फोट होता है, तो फिर उसमें से पृथ्वी के आंतरिक भाग में से लावा, गैसें, चट्टानें, धूल के कण आदि जो चीजें हैं वो निकलती हैं। उसी को हम ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। तो जब ज्वालामुखी उद्गार बाहर निकलता है, इसी के ज्वालामुखी उद्गार के निकलने से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। फिर इसके बाद इसके जिलों के बारे में बात करते हैं। तो इसके मुख्य रूप से जिले हैं इंदौर, उज्जैन, भोपाल, देवास, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, शाजापुर, विदिशा, गुना, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, सागर आदि जिले इसमें शामिल होते हैं। तो जिलों के बारे में बात करते हैं। तो जिलों में आप क्या क्या लिखेंगे। जिले सबसे पहले सागर, फिर इंदौर, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, राजगढ़, रायसेन, विदिशा आदि। ये जो जिले हैं हमें इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसके अंतर्गत मालवा जो पठार है उसके अंतर्गत हमें ये जिले देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद इसकी नदियों के बारे में बात करते हैं कि मालवा का जो पठार है उस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। तो मुख्य रूप से चंबल नदी, फिर इसके बाद क्षिप्रा, पार्वती, बेतवा, माही और काली सिंध। आप लिखें नदियों के बारे में। नदियां क्षिप्रा, चंबल, बेतवा, काली सिंध, व पार्वती। ये सारी नदियां हमें मालवा के पठार के अंतर्गत प्रवाहित होती हुई नजर आती हैं। फिर इसके बाद हम इसकी जलवायु के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जलवायु के संबंध में यह है, पठार एक सम जलवायु वाला पठार है।
मतलब ये जो क्षेत्र है इसमें जो जलवायु है वो सम जलवायु है, ना तो अधिक ठंडी है और ना ही अधिक गर्मी है। तो जो ग्रीष्म काल में जो यहाँ का मौसम है वो एकदम सामान्य होता है, ना ही यहाँ पे ज़्यादा गर्मी का हमें अनुभव होता है और ना ही ज़्यादा ठंड का अनुभव हमें देखने को मिलता है। फिर इस क्षेत्र की विशेषता आप एक और किसी यात्री के कथन से लगा सकते हैं, जो कि 5वीं सदी के लगभग चीनी यात्री फाहान ने, चीनी यात्री था एक फाहान, वो जब भारत की यात्रा पे निकला, जब भारत के मालवा के पठार क्षेत्र के अंतर्गत आया, तो उसने अपनी पुस्तक में ऐसा लिखा कि मालवा के पठार की जो जलवायु है उसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा गया है। तो इससे आप अंदाज़ा यहाँ का लगा सकते हैं कि ये जलवायु, मालवा के पठार की जलवायु कितनी अच्छी जलवायु है और कितनी मानव निवास की कितनी अनुकूल जलवायु है। फिर इसके बाद हम वर्षा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ की जो वर्षा है, वर्षा मुख्य रूप से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाली क्षेत्र के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। फिर यहाँ से 50 से 75 के अराउंड हमें वर्षा देखने को मिलती है। तो वर्षा की बात करते हैं। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा हमें यहाँ देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं इसकी मिट्टी के बारे में कि मालवा का जो पठार है उस क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो मालवा का जो पठार है वहाँ मुख्य रूप से बेसाल्टिक चट्टानें हैं, उनका मुख्य रूप से वहाँ पे पाई जाती हैं और यहाँ पे मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी की ये विशेषता होती है कि उसमें जलधारण, चूँकि उसमें जलधारण करने की क्षमता अधिक होती है, तो वो मुख्य रूप से किस फसल के लिए उपयोग होती है, कपास की कृषि के लिए। काली मिट्टी जो होती है वो कपास की कृषि के लिए बहुत अनुकूल होती है। तो जो मालवा का पठार है उस क्षेत्र में कौन सी हमें मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो मिट्टी में लिखें आप बेसाल चट्टान, बेसाल चट्टान और काली मिट्टी। फिर इसके बाद आप समझें फसल के बारे में। फसल हमने अभी बताया कि जिस स्थान पे काली मिट्टी है उस स्थान पे कपास की कृषि तो आपको जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि काली मिट्टी जो होती है वो कपास की कृषि के लिए बहुत अनुकूल मानी गई है, क्योंकि उसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो फसलों के बारे में बात करें तो सोयाबीन, कपास, गेहूँ, ज्वार तथा मूंगफली। आप लिखें यहाँ पे फसल, गेहूँ, ज्वार, कपास, मूंगफली आदि। फिर इसके बाद बात करते हैं वनों के बारे में। तो जो मालवा का पठार है मुख्य रूप से कौन कौन से वन वहाँ पे पाए जाते हैं। तो मालवा का जो पठार है तो उसमें हमें मुख्य रूप से सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बबूल आदि के वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो वनों के बारे में आप बात करते हैं। वन कौन कौन सी, साल, सागौन और तेंदुपत्ता आदि, ये सभी वन हमें मालवा के पठार के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फिर इसके खनिज पदार्थों की बात करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। दक्कन का जो ट्रैप है इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो खनिज पदार्थ हैं मुख्य रूप से नगण्य मात्रा में पाए जाते हैं। नगण्य मात्रा का मतलब समझते हैं आप, बहुत कम मात्रा में यहाँ पे खनिज पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं। फिर उद्योग धंधों की बात करते हैं। तो भारत में जो उद्योगों की दृष्टि से जो मालवा का पठार है वो एक बहुत विकसित क्षेत्र है। क्यों, उसका भी एक कारण है कि भारत का जो डेट्राइट कहा जाने वाला पीतमपुर है वो धार में स्थित है। तो सबसे पहले आप लिखें
उद्योग मुख्य रूप से कौन सा? धार में, पीथमपुर, डेट्राइट। डेट्राइट जो है वो हमारे जो मालवा का जो पठार है, मालवा के पठार के अंतर्गत एक जिला आपको देखने को मिलेगा, धार जिला, उसी में ये पाया जाता है। फिर इसके अतिरिक्त मंडी द्वीप भी इसी पठार का भाग है। मंडी द्वीप समझते हैं आप? मंडी द्वीप एक स्थान का नाम है जो कि रायसेन जिले के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो आप ये भी लिख लें, मंडी द्वीप, जिला रायसेन। फिर कौन से जो मुख्य हैं? सागर में है एक स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में हमें देखने को मिलता है जो कि मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स, लेदर जानते हैं आप? लेदर होता है चमड़ा उद्योग। फिर इंदौर में सूती वस्त्र उद्योग और नागदा में कृत्रिम रेशा उद्योग हमें देखने को मिलते हैं। फिर इंदौर में महीन कागज बनाने का उद्योग है। महीन जो कागज बनाया जाता है उसका जो कारखाना है हमें इंदौर क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो इतना आप याद रख सकते हैं कि सागर में जो स्टील कॉम्प्लेक्स है, फिर देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स है, इंदौर में सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना है और नागदा में कृत्रिम रेशा उद्योग है, और फिर इंदौर में महीन जो कागज बनाने का उद्योग है उसकी स्थापना है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ के पर्यटन की। तो पर्यटन में यहाँ आप क्या देख सकते हैं? मुख्य रूप से हमने जब इसकी जलवायु के बारे में आपको बताया तो बताया कि 5वीं सदी के लगभग एक चीनी यात्री फाहान जो कि भारत की यात्रा पे निकला था, और उसने जब देखा कि भारत का जो मालवा का क्षेत्र है उसकी जो जलवायु है, उसने अपनी पुस्तक में ऐसा लिखा कि ये जलवायु विश्व की प्रमुख जलवायु है या फिर विश्व की सबसे अच्छी जलवायु है। तो जब जलवायु जिस स्थान की ऐसी रहेगी तो पर्यटन तो निश्चित बात है, पर्यटक तो अधिक मात्रा में आएंगे ही। तो इसके जो पर्यटन के बारे में हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि रायसेन जो जिला है, रायसेन जिले के अंतर्गत हमें सांची स्तूप देखने को मिलता है। सांची एक स्थान है जहाँ पे हमें बौद्ध स्तूप देखने को मिलता है। तो इसकी पर्यटन में क्या लिखेंगे? पर्यटन में रायसेन की सांची में क्या है? बौद्ध स्तूप देखने को मिलता है, जो कि विदेशी लोग और भारी मात्रा में पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। और इसे 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया है। ये भी आप लिख लें। यूनेस्को में शामिल। फिर इसके बाद बात करते हैं हम कि जो मालवा का जो पठार है उसका जो एक जिला है धार जिले में आप देखेंगे कि एक मांडू एक विश्वविख्यात पर्यटन स्थल है। मांडू विदेशी पर्यटक भी मांडू में जो है देखने को आते हैं। क्या क्या? वहाँ पे जहाज महल है, रानी रूपमती का महल है, हुसैन शाह का महल है, दाई का महल है और भी कई दर्शनीय स्थल हैं। तो कौन कौन से महल हैं यहाँ पे? मुख्य रूप से जहाज महल, रानी रूपमती महल और दाई महल। आप कुछ याद रखें या ना रखें, लेकिन रानी रूपमती का जो महल है उसे जरूर याद रखें, क्योंकि ये मोस्ट IMP है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देख सकते हैं कि ये हमें देखने को अक्सर मिल जाता है। तो जो रानी रूपमती का महल है उसका क्षेत्र पूछ सकते हैं आपसे। तो जो आप जो मालवा का पठार आज पढ़ रहे हैं, तो मालवा के पठार में आगे चलते हैं पर्यटन में। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे जो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग
जो कि उज्जैन में स्थापित है। ठीक है। और वहाँ भी बड़ी मात्रा में पर्यटक प्रत्येक वर्ष बड़ी मात्रा में जो पर्यटक हैं वो उनके दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। और इसी क्षेत्र में स्थित उज्जैन को, मालवा का जो पठार है, इसी क्षेत्र में जो एक क्षेत्र है या फिर एक जिला का है उज्जैन, उसे मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहा जाता है। धार्मिक राजधानी क्यों कहा जाता है? कि वो धर्म की नगरी है, धर्म का स्थल है। बाबा महाकाल जो है वहाँ पर विराजमान है और जो कि लोगों की आस्था और भक्ति को बढ़ाते हैं। इसलिए उस जो उज्जैन जो क्षेत्र है उसे हम धर्म की नगरी से जानते हैं और मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी भी उज्जैन को कहा गया है। फिर इसकी कला और संस्कृति के बारे में बात करते हैं तो क्या है इसकी कला और संस्कृति, कैसी है यहाँ की संस्कृति? मालवा का जो पठार है वहाँ पे भरथरी गायन होता है, भोपे गायन होता है, हीड़ गायन होता है, बरसाती गायन होता है। ये सभी गायन आप इम्पोर्टेंट रूप से याद रखें। हम आपको बता दे रहे हैं। कला और संस्कृति। अब कला और संस्कृति के बारे में आप समझें कि जो भरथरी गायन है, भोपे गायन है, हीड़ गायन है, तो आप लिखें यहाँ भरथरी, भोपे, हीड़ आदि गायन आदि हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद गुजरात व राजस्थान की झलक यहाँ के लोक नृत्य में दिखती है। गुजरात व जो राजस्थान का जो इलाका है या फिर जो क्षेत्र है उसमें जो हमें नृत्य, लोक नृत्य हैं वो इन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। कुछ जो राजस्थान और गुजरात के जो लोग हैं वो इस क्षेत्र में भी अपना जो कलाकारी, चित्रकारी और अपनी जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में यहाँ आके उनकी जो एक प्रकार से कहते हैं प्रदर्शन करते हैं। तो ये जो यहाँ के जो मुख्य लोक नृत्य हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है मटकी नाच। मटकी जो नृत्य होता है हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? मालवा क्षेत्र के अंतर्गत ही मटकी। और दूसरे नंबर पे आड़ा खड़ा, गरबा आदि। आड़ा खड़ा, आड़ा खड़ा एक नृत्य है और गरबा जो कि राजस्थान का, ये हमें मुख्य रूप से देखने को यहाँ पे मिलते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य, हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय जो नाट्य है वो क्या है? माच। तो वो माच किस क्षेत्र से लिया गया है? इसी मालवा के जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र से लिया गया है। फिर मांडना, दिवासा, चित्रावण आदि प्रमुख पारंपरिक लोक चित्रकला। यहाँ की चित्रकला के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन सी? मांडना, दिवासा, चित्रावण आदि लिखें आप। चित्रकला, मांडना, दिवासा, मांडना, दिवासा, चित्रावण, क्या? चित्रावण आदि, ये सब हमें इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ये भी आप मुख्य रूप से याद रखें क्योंकि चित्रकला, नृत्य और ये जो कला संस्कृति और जी गायन है ये हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी देखने को मिल सकते हैं। उसका कोई वो नहीं है कि ये ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये तीनों चीज़ तो आप मुख्य रूप से याद रखें ही। तो आज की जो वीडियो है उसमें हमने मालवा के जो पठार है उसके बारे में समझा कि उस क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है, उसका विकास कैसे हुआ, उसके वन कैसे हैं, उसकी फसलें क्या हैं, उसकी जलवायु कैसी है, उस क्षेत्र में क्या क्या उद्योग धंधों का विकास हुआ, उस क्षेत्र की जो पर्यटन स्थिति है वो कैसी है, कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं,
फिर कला, नृत्य, चित्रकला, ये सभी जो चीज़ें हैं हमने आज की वीडियो में समझी और ये सब मालवा के पठार के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।